एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, ये ऐसा टाइम चल रहा है सभी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है। क्रुशियल क्यों है बेटा? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है अब हम लोगों के पास रिवीजन के लिए। तो इसीलिए आपके रिवीजन को और फास्टर बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर एक ही सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आपके 8 से लेकर 10 मार्क्स जो है स्कोर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो बेटा पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इंट्रो पढ़ लेते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हम लोग ये रिवीजन वीडियो कर रहे हैं तो मैं थोड़ा इसमें फास्ट फास्ट लेकर चलूंगी। अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं बेटा मेरे से। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं बेटा कि भाई पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो कार्बन है उसका ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो इतना सिग्निफिकेंट क्यों है हम लोगों के लिए, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही बना डाला जी। The chapter will highlight carbon which is very significant for us. Carbon इसका reason, carbon exists both as an element like diamond, graphite and in combined forms like carbon dioxide, glucose, petrol, plastic etc. आम भाषा में अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे आसपास जितने भी हम लोग मटेरियल्स यूज करते हैं, सब्सटेंसेस यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जैसे कि कैसे प्रूव होते हैं वाली बात, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने जी? कार्बन से। अर्थ की क्रस्ट में ये वाला अमाउंट आपको दोनों तीनों लर्न करने हैं। अर्थ की क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में। और हमारे एटमोस्फेयर में 0.03 पता है आपको, एयर के अंदर इतना कार्बन की परसेंटेज है। इवन दो कार्बन कंटेंट इज स्मॉल, इट्स इंपोर्टेंस इज इमेंस। अब देखो कि इतनी माइनर माइनर सी इसकी परसेंटेज अवेलेबल है अर्थ की क्रस्ट के अंदर या एटमोस्फेयर में, उसके बावजूद भी इसकी जो इंपोर्टेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा इमेंस है। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ एंड काउंटलेस मटेरियल्स वी यूज डेली। ये तो लाइन आप लोग रट लो जी। क्यों? क्योंकि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ कि वो काउंटलेस है। ठीक है, यही कारण है कि कार्बन इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है हम लोगों के लिए। अब बात आती है कि कार्बन में बेटा ऐसा क्या है कि वो हद से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन जो है वो क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। वहां पर क्या था कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, मतलब कि मेटल, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स थे मतलब कि नॉन मेटल्स, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से ले रहे थे। और दोनों के बीच में क्या हुआ जी? एक बॉन्ड बन गया, एक ने दिया दूसरे ने ले लिया, जिसकी वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड था दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जब कार्बन दूसरे कार्बन एलिमेंट्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो जो कार्बन के कंपाउंड है ना उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। पहली बात तो ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड से। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर थे, ये पुअर कंडक्टर है। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई था, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। इसकी वजह से बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स इज कोवेलेंट नॉट आयनिक। तो समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको दो कंपाउंड के नाम दे दिए कि एक इन दोनों के बीच का बॉन्ड आइडेंटिफाई करो और फिर ये बताओ कि दोनों बॉन्ड एक दूसरे डिफरेंट क्यों है। जैसे कि सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक कंपाउंड दे रखा है आपको और ये एक कंपाउंड दे रखा है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको तोड़ना ज्यादा इजी है रेदर देन इसके, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी हाई है। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, नो नीड टू मेमोराइज इट, सिर्फ हम देख लेते हैं कि हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में क्या देखा था कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड थे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई था, मतलब कि अक्रॉस 1000 तो था ही था।
ठीक है। और यहाँ पर देखो जी कितने मिनिमम है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन यही है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन जो है बाकी अदर एलिमेंट से एक अलग बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, तो इसके पीछे का राज छुपा है इसकी इस वैलेंसी में। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 6, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 4। ठीक है। अब क्या चाहिए जी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि अब इसके पास दो चॉइसेस हैं, वो क्या, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपने अंदर से या बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। बट क्या प्रॉब्लम आ जाती है जी, ये ना तो इजिली लूज कर सकता है अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ रखी है क्या, कि जेड, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने ये पढ़ा था कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग जो है वो सेम होती है। अब अगर हम लोग देखें कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन की नंबरिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो एटम है उसके न्यूक्लियस को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा जी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन और कम प्रोटॉन को। क्योंकि क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो दोनों का बराबर बराबर है, बस साइन अपोजिट है। तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो जो कि उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकती है। अब ऐसे ही अगर वो बाहर सॉरी अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बचे कितने, 2। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, तो अगेन वही सिचुएशन आ जाती है। इस सिचुएशन या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन ने एक बीच का रास्ता निकाला। वो क्या, शेयर्स इलेक्ट्रॉन इंस्टेड। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, ना देता है किसी को परमानेंटली ना किसी से परमानेंटली ले रहा है। वो कह रहा है भाई आकर मेरे साथ जुड़ जाओ, शेयरिंग करो जी, 50-50% वाला है। तो ऐसे जो भी कोई बॉन्ड है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सिर्फ आपको ये बात रखनी है कि जो कार्बन है वो क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब यहाँ पर जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उसका नाम हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। प्रैक्टिस पेपर के लिए स्पेस है इधर, चलो जी मैं इधर ही बनाकर दिखा देती हूँ आपको। तो देखो बेटा, ये जो है ना हमने पढ़ा कि भाई वो कैसे। और एक और मेन बात कि केवल ऐसा नहीं है कि कार्बन ही शेयर करता है, अदर एलिमेंट्स भी शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो मैं आपको एक कार्बन का जो कंपाउंड है मीथेन, इसकी शेयरिंग करके बताती हूँ कि किस तरह से शेयरिंग की जाती है। अब पहले ये है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो हमने इनका ऐसे अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रॉन्स को मैं दूसरे कलर के थ्रू दिखा रही हूं। जो कार्बन है हमें पता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं बेटा हमें। यहाँ पर हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब क्या है जी, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की आउटर ऑर्बिट कब कंप्लीट होगी, जब एटलीस्ट उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 2 हो जाएंगे। तो कार्बन ने क्या कहा, यार तू बुरा मत मान, ले चल मैं तुझे दे देता हूं। तो हाइड्रोजन को कार्बन ने दे दिया। ठीक है। इसी तरह से इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी उसने अपनी फ्रेंडशिप निभाई, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी फ्रेंडशिप निभाई, और इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी अपनी फ्रेंडशिप निभाई। क्या, कि तुम मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो और अपना जो है आउटर ऑर्बिट कंप्लीट कर लो। अब हाइड्रोजन जो है जी स्टेबल हो गया, क्योंकि उसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब कार्बन क्या बोला, भाई मैंने तो तुझे दे दी, अब तू भी तो मुझे दे। ठीक है। तो अब क्या करेगा जी, कार्बन के पास अपना एक ये वाला था, इससे ले लिया जी, एक इससे ले लेगा एक इससे ले लेगा। तो कार्बन ने क्या किया, अपने तो 4 है ही, अब हाइड्रोजन के भी इन चारों को ले लिया। ठीक है। तो दोनों का काम चल गया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। कार्बन ने इसको दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ने कार्बन को दिया। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का जब लेना देना हुआ ना, तो उसको हम एक ऐसी लाइन के थ्रू शो करते हैं। इस लाइन को बोला जाता है बेटा बॉन्ड। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो आप,
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की। इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, व्हाइल दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस वन इज मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहां से इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी एक कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ, एज वेल एज उसका क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके होती है। एक और बता देती हूं। अब एक बात जो आपको नोटिस करनी है वो क्या, ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन समटाइम्स 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना उतना ही बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो मैंने सिंगल सिंगल लाइन लगाई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पर डबल लाइन, मतलब कि उसको बोलेंगे हम लोग डबल बॉन्ड। अगर कहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं आपको, इसको रब कर लेते हैं पहले। बेटा मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, अच्छे से उसको सुनना। और ये नहीं कि केवल कान में लीड लगा ली और 3x और 2x पर सुन लिया, नहीं जी। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो, जहां पर जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो एक आधा खुद से बनाकर देखो। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगी। अब हम देखते हैं, जैसे कि ये है हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ऐसा क्यों आया? देखो जी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस हमने लेनी है, N2 इसका मतलब कि नाइट्रोजन के 2 हमने एटम ले लिए। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 5। मतलब कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। चार और 2 2 4 2 6 और 1 7, ये तो 7 हो गए, सॉरी 5 बना देगा, सॉरी बेटा। यार इरेजर लेनी थी। चलिए, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के 1 2 3 और 2 5, इसी तरह इसके 2 2 4, इसके भी दोबारा बना लेते हैं। हमने लिया था नाइट्रोजन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो जी, 5 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए दोनों की तरफ, कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास अपने 5 है, इसको अपनी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 3। तो ये क्या करेगा, अपने 5 तो है ही, इस वाले नाइट्रोजन के इसने 3 ले लिए, तो इसके आउटर ऑर्बिट कंप्लीट होगी। ठीक इसी तरह से ये वाला नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इसके पास है, ये 3 इसके ले लेगा। दोनों ने, एक ने दिया, दूसरे ने लिया, दूसरे ने लिया, तो दोनों ने शेयरिंग करी। भाई तू लेकर अपने घर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा मेरे साथ ही। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों एटम्स के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। एक मैं, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, एक मैं आपको डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल बता देती हूँ। डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल में हम देखते हैं बेटा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, 2 एटम है, सॉरी, तो एक एटम एक एटम। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 6। तो अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लगा लो, 2 2 4 2 6, इसके हम लोग डॉट से दिखा देते हैं, 2 2 4 2 6। अब क्या है जी, 6 इसके पास अपने हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और अगर कहीं से मिल जाए तो बेचारा ये पूरा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, यार तू मेरे ले और अपना काम चला, ठीक है। अब इसने कहा जब मैंने तेरा काम चलाया भाई तू भी मेरा काम चला। तो दोनों की आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो गई बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ दे शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा जी।
तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आना ही आना है, 2026 के एग्जाम में आपको किसी भी सेट में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब एक न्यू टॉपिक आ गया है इस चैप्टर में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि कार्बन किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है। तो कार्बन के ना 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक का नाम है डायमंड, एक का नाम है ग्रेफाइट। ये दोनों जो है वो नेचुरल एलोट्रॉप है, जबकि एक इसका एलोट्रॉप जो है बुकमिनिस्टर फ्लोरीन, वो मैनमेड है। तो अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जब एक ही एलिमेंट की अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स पाई जाए तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एलोट्रॉप्स। कार्बन जो है वो बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। अब इनकी क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि एटम बॉन्ड डिफरेंटली, इनमें जो एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है, जिसकी वजह से इन एलोट्रॉप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर डिफर हो जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होगी बेटा? क्योंकि बने दोनों कार्बन से हैं, तो कार्बन को बंद करने पर जो बनता है सारे एलोट्रॉप्स वही वाली प्रॉपर्टी शो करेंगे। कार्बन जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो सेम प्रॉपर्टी आएगी। बट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। वो क्यों? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन एलोट्रॉप्स के अंदर जो कार्बन के एटम का अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई है। आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बता देती हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि डायमंड एंड ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप हैं, जबकि डायमंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो एक सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस है। तो देखो दोनों की कैसे बिल्कुल ही अपोजिट नेचर शो कर रहे हैं। अब जो कार्बन, ये डायमंड है, इसके अंदर ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर्स, मतलब कि यहाँ पर कार्बन का एक एटम दूसरे 4 कार्बन के एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक 3D डायमेंशन, मतलब कि 3 डायमेंशन वाला एक शेप बना लेता है। यही कारण है कि बहुत ज्यादा हार्ड है। और जो हमारा डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट में कार्बन के एटम्स जो है वो हेक्सागोनल शीट्स के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। तो आपको सिर्फ ये वाली जो 2 लाइन है ना वो आपको अंडरलाइन करनी है कि डायमंड में टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागन लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप डायग्राम, ये डायमंड का डायमंड वो है। देखो जी, अगर मैं मान लू कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा, मतलब कि एक कार्बन ये हो गया, ये कार्बन जो है इधर से भी जुड़ा हुआ, इधर से भी जुड़ा हुआ, इधर से भी जुड़ा हुआ, इधर से भी जुड़ा हुआ है। तो चारों तरफ क्या हो रहा है, उसके एक एक कार्बन एटम पाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बन गया। देखो जी, दोबारा बता रही हूँ, सपोज करो ये एक कार्बन एटम है जिसको मैंने रेड कर रही हूँ, ठीक है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो कहीं पर भी खाली जगह ही नहीं बच रही, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बन गया। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो खाली, तो बेटा ये तो आपको पिक्चर दिखाई है कि कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत करते हैं ना आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या है कि कार्बन एटम जो है वो हेक्सागन शेप में, हेक्सागन आपको पता है कि 6 साइड्स, तो देखो जी 1 2 3 4 5 6, तो एक हेक्सागन ये हो गया, दूसरा हेक्सागन ये हो गया, तीसरा हेक्सागन ये हो गया। इनके बीच में अब क्या है, कुछ गैप पाया जाता है, क्योंकि ना लेयर्स के फॉर्म में, लेकिन 2-3 हेक्सागन बने, फिर उसके नीचे 2-3 हेक्सागन, फिर उसके नीचे 2-3 हेक्सागन, तो उनके बीच में एक गैप आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेयर्स की तरह से। दिस इज द रीजन की इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ग्रेफाइट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस मिल गया, जबकि डायमंड के अंदर स्पेस नहीं मिल रहा था। और ये वाला जो कार्बन का एलोट्रॉप है जिसका नाम है बुकमिनिस्टर फ्लोरीन, C60 इसको बोला जाता है, ये एक मैनमेड है। इसको बुकमिनिस्टर फ्लोरीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल के जैसा दिखता है, तो इनकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए वंस इन अ वाइल, कभी बहुत रेयरली पूछी जाती है, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कि वो एक चहुमुखी बिहेवियर शो कर रहा है, जिसकी वजह से हजारों कंपाउंड जो है वो कार्बन के पाए जाते हैं। कार्बन के हजारों कंपाउंड्स बनाने की जो टेंडेंसी है उसके पीछे उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक है, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न करनी है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 2 मार्क में आने वाला है आपकी बार, कि नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर, ठीक है। तो पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक का नाम है कैटिनेशन, और दूसरी वाली का नाम है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी जस्ट अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो क्या है कि जैसे मान लो
मेरे दो हाथ इधर और ऐसे भी खड़ी हो जाऊं जी मैं, मेरे दो हाथ इधर आ जाए तो चारों तरफ से मैं जोड़ सकती हूँ अपने साथ अदर एलिमेंट्स को, तो ये हो गया टेट्रावेलेंसी। चार है उसकी वैलेंसी और उसके चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है बेटा कि कार्बन कैन बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के लंबी लंबी चेन बना सकता है, और यहाँ तक कि ये दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। उसकी इसी प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो चेन है वो स्ट्रेट हो सकती है, ब्रांच हो सकती है और साइक्लिक हो सकती है। देखो एग्जांपल बता रही हूँ कि एक कार्बन दूसरे से जुड़ा, तीसरे से जुड़ा, चौथे से जुड़ा, पांचवे से जुड़ा, और ये जहां मर्जी तक जुड़ सकता है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर भी बन गया। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यही 5 कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो जब कोई क्लोज फिगर बन जाती है, क्लोज कोई आकृति बन गई, तो तब उसको यहाँ पर कार्बन वाले चैप्टर में बोला जाएगा रिंग। तो यही उसकी प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, कार्बन जो है उसके इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक है, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। अपनी इन दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसके पास कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी जो है वो दूसरे एटम के कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब एक जो एटम है सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है ना, SI इसका सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, तो जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया 284। मींस कार्बन की तरह से ही इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई सिलिकॉन जो है कार्बन के जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, लेकिन फिर हम इसको, इसके हजारों कंपाउंड्स क्यों नहीं पाए जाते? क्यों? इसका रीजन है कि जो सिलिकॉन है ना, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी केवल 7 to 8 एटम तक ही शो करता है, जबकि जो कार्बन है उसकी वाली जो लंबी चेन वाली प्रॉपर्टी है वो इन्फिनाइट नंबर तक है। तो दिस इज द मेन रीजन, ठीक है जी। चलिए अब एक आ गया जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि जो कंपाउंड्स हमें कार्बन के मिले, ठीक है, उनको बोला जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है, वो हमने पढ़ लिया। Many have the same non-carbon atom or group of atoms attached to different carbon chain. These compounds were extinctly extracted. अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, ये वाला पॉइंट लर्न कर लेना आप अच्छे से। These की जगह द बोल सकते हैं। द कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस एंड इट वाज थॉट दैट these carbon compounds और organic compounds could only be formed within a living system. पहले के टाइम पे क्या मानते थे साइंटिस्ट कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल लिविंग सिस्टम ही के अंदर ही बन सकते हैं, लेकिन अब की आज की डेट में क्या हो चुका है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना भी सकते हैं। अब बात आई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जब हमने ये देखा कि जो कार्बन है अपनी टेट्रावेलेंसी, एक मिनट बेटा, अपनी टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन जो है ना मोस्टली जो कंपाउंड बना रहा है वो हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड्स को ना एक नाम दिया गया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर कंपाउंड बनाता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है जी। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब हमें ये पढ़ना है कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं।
हाइड्रोकार्बन अभी मैंने आपको बताया, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म मेनी कंपाउंड सच एज इथेन, इथीन एंड इथाइन, इनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके बीच में द बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन हाउ कार्बन फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। कार्बन जब कभी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर, दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर कंपाउंड बनाता है, तो एक नेसेसरी कंडीशन है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कोई भी कंपाउंड बन पाएगा। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो यही कारण है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बन गए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर दे रखा है क्या? अच्छा, इन्होंने लक्षण नहीं लिखा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, इथेन। अब ये जो इथेन है बेटा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, फॉर्मूला है C2H6। ये फॉर्मूला कहां से है वो भी हम आगे बात करेंगे। C2H6, तो अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले हमने इसका अरेंजमेंट कर लिया, कार्बन कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी और कलर से ले लेते हैं। इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के खुद के पास कितने हैं? 4, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। ठीक है जी। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, हमें पता है। डॉट अच्छे से बनाना आप डॉट। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस, पहले कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप निभाते हुए हाइड्रोजन की आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ले भाई तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले और अपना काम चला, तू भी ले भाई, तू क्यों बुरा मान रहा है? ठीक है, ठीक इसी तरह से इसने भी इसको किया, इसने भी इसके साथ कर लिया जी, इसने भी इसके साथ कर लिया। अब बात आती है कि हाइड्रोजन को तो इन्होंने, लगी हाइड्रोजन के तो घर बसा दिए, अब वो कह रहे हैं यार हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। अब बात आती है हाइड्रोजन की अपनी फ्रेंडशिप निभाने की, तो हाइड्रोजन क्या बोलता है, यार तूने क्यों बुरा मान रहा है, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, तूने मुझे दे देना, अब तू मेरे ले ले। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि यार दोस्त क्या करते थे, यार तेरी शेरवानी, मुझे वहां शादी में जाना, अपने तो शेरवानी दे दे, शूज किसी के लिए, वो किसी के लिए, तो सेम यहाँ पर हो रहा है, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ अपना अपना काम चलाने के लिए। तो चलो जी, अब इस हाइड्रोजन कार्बन के पास देखो, 3 तो 4 अपने थे, 3 इसको अगर ये वाले हाइड्रोजन दे दे अपने वाले, तो इसको एक हाइड्रोजन सॉरी एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी, तो वो उस वाले को कहां से पूरा करेगा, पड़ोसी काम आएगा जी इसका। अब देखो, ये बेचारे हाइड्रोजनों ने तो दे दिया सबने अपना, लेकिन तभी भी इसके पास एक की कमी बन रही है, तो ये वाला जो कार्बन था इसने कहा ले भाई तू मेरा ले ले, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक इसी तरह से अब इसने भी फ्रेंडशिप निभाई, किस कार्बन के पास 4 अपने थे, 3 इसको हाइड्रोजन बंधुओं ने दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो इस वाले कार्बन ने भी क्या किया, यहां से लेते हुए इनके इलेक्ट्रॉन्स, एक इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये बन गया जी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसको बॉन्ड्स के फॉर्म में दिखाऊं तो ये बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी, देखो कितना इजी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सब जगह हुई थी, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई कार्बन बेचारा जो है वो अनसेटिस्फाइड रह गया हो। अब बात करते हैं कि कैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड है हमारा C2H4, अगेन मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। C2H4। ठीक है, तो पहले हम अरेंजमेंट कर लेते हैं जी, कार्बन कार्बन। अब दो दो हाइड्रोजन है, तो हमारे पास चॉइस है कि उन दोनों हाइड्रोजनों को हम कैसे भी लगा सकते हैं। मान लो जी मैं इसका एक हाइड्रोजन लगा लेती हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा लिया, एक बॉन्ड नहीं लगाना था अभी। 2 कार्बन,
एक हाइड्रोजन इधर है इसके पास, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इसके ऊपर लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब सेम प्रोसेस करते हैं बेटा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं जी चार चार, तो इस वाले कार्बन के चार लगा लो, 1 2 2। ठीक है जी, इधर कोई है नहीं तो बेचारा किससे करेगा, इसलिए इसलिए 1 2। ठीक है, अब पहले कार्बन अपने इस हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप निभाते हुए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये वाला इसके साथ शेयर कर लेगा। अब ये कह रहा है कि भर तू तो सेटिस्फाई होकर बैठ गया, मेरे बारे में भी सोच। तो हाइड्रोजन कह रहा है यार तू मेरे ले ले, मेरे पास जितने भी है। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना दे दे, ये वाला हाइड्रोजन अपना दे दे, और कार्बन इन सबको ऑक्यूपाइड कर ले, फिर भी कार्बन के देखो कितने बन रहे हैं, केवल चार उसके पास अपने थे और दो ये, अभी भी वो बेचारा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। तो तब उसने इस पड़ोसी की मदद ली, और इस पड़ोसी ने क्या किया, भाई तू दो इलेक्ट्रॉन मेरे ले और तू अपना काम चला। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको देते हुए अपनी फ्रेंडशिप निभाई। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, सिंगल बॉन्ड। लेकिन कार्बन और कार्बन ने दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। तो ये बन गया मेरा इथीन का स्ट्रक्चर। दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा, समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे बनाकर दिखा दिया जी। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, C2H4। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले की, कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे आ गया जी। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए है हमारे पास इथाइन, दो ही सी हैं और दो ही बेचारे एच है। तो मान लो जी एक एच इधर और एक एच इधर। हाइड्रोजन के पास एक ही है, हाइड्रोजन के पास एक ही, इसके पास चार होते हैं, तो एक इससे शेयर करेगा, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है जी, अब एक इधर आ गया जी। इस वाले हाइड्रोजन को अपनी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करनी है, तो इसने क्या किया, कार्बन से रिक्वेस्ट करी कि कार्बन भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। कार्बन ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक इसी तरह से इस वाले कार्बन ने भी इस वाले हाइड्रोजन को पूरा कर दिया। अब बात आती है कार्बन की। ये वाला हाइड्रोजन अगर इसको अपना वन दे भी दे, इसके पास 3 1 एंड 1, तो मतलब कि 5 हो गए। अभी भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या किया जी, इस वाले कार्बन ने इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक इसी तरह से इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हुए आपस में सब सेटिस्फाइड हो गए हैं। अब यहाँ पर किस तरह की इनकी शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। फॉर्मूला था मेरा C2H2। ठीक है जी, तो देखो कार्बन की 3 और एक 4, इस वाले कार्बन के 3 और एक 4, हर तरह से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए, मतलब कि वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पर उसकी, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, चलिए जी, अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रही हूँ। अब बात करते हैं चेन, ब्रांच और रिंग की। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कैसे बनाते हैं, कि हम उसी को ही कर सकते हैं। अब ये है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बराबर बराबर है। अब ये हमेशा एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पर कि किस तरह से बना है, बेटा वही सीक्वेंस रखनी है आपको। कैसे, पहले कार्बन बनाओ जी चारों तरफ, फिर उसके बाद उसमें आप क्या करोगे कि पूरा करके देखोगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है आपको इन बॉन्डिंग को गिनना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वैसे तो 15 आने चाहिए थे, ये क्या गलती कर दी इन्होंने।
बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं दोबारा बनाकर दिखा रही हूँ बेटा आपको, ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करते, मैं बनाकर दिखाती हूँ। C6H6 है, ठीक है, तो 6 कार्बन पहले हमने अरेंज करने हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कार्बन के चारों तरफ से वैलेंसी जो है हमारी कितनी होनी चाहिए थी, 4 4, तो पहले हाइड्रोजन एक एक जोड़ लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो, ठीक है। इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा, इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा, इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा, और इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा, इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा। अब देखो जी, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हो गए हमारे बराबर, लेकिन अभी कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, वो कैसे चेक करेंगे बेटा? देखो जी, इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 1 2 3 तीन ही आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाने की वजह से अब इस कार्बन की अगर मैं देखती हूँ तो 1 2 3 4 ये वाला कार्बन सेटिस्फाई हो गया हमारा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के देखते हैं, 2 3 4 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इस वाले कार्बन के देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर फिर अगेन, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाने की वजह से देखो 1 2 3 4 4 हो गया। अब इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 ये सेटिस्फाई है मेरा, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इस वाले कार्बन के देखते हैं कि 1 2 3, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। तो अब इसका देखते हैं जी, इस वाले कार्बन की 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आएंगे, एक तो आया है डबल बॉन्ड आपका इस जगह पर, फिर इसके बाद यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, और इसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या था, सारे में डबल बॉन्ड लगा रखा है, जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग है बेटा, इसको कंसीडर मत करना। टाइपिंग करते वक्त थोड़ा एरर हो गया उसमें, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन, तो ये लाइनिंग को गिनना है, बॉन्ड्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो देयर आर 15 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर पूछा जाता है कि डबल बॉन्ड बताओ कि कितने डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3, तो डबल बॉन्ड है जी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ हाइड्रोकार्बन जो है वो कैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब ये वाले जो हैं, आपको जितना भी देखा होगा, हेक्सेन है तो हेक्सागन बना दो, पेंट है तो पेंटागन बना दो। अब इनका ये फॉर्मूले वगैरह कहाँ से है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये पहले मैं रब कर लेती हूँ कि अभी हमने देखा कि हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो जी बेटा, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, हम देख रहे हैं कि कहीं पर डबल बॉन्ड आ रहा है, कहीं पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो उनके बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इन हाइड्रोकार्बन्स को हमने ये तो पढ़ लिया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जहां पर सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड। तो जब हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है एल्केन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्कीन, और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्काइन। तो इनके लिए ये जर्नल फॉर्मूला आपको लर्न करना है जी, डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और अब के बार भी आएगा। किसी भी एल्केन का, एल्कीन का या एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं, तो जनरल फॉर्मूला बेटा आपको लर्न करना है। वो क्या, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन है ये n, ठीक है। कि यहाँ पर n का मतलब अगर n1 है इसका मतलब कार्बन 1 है, n2 है इसका मतलब कार्बन मुझे 2 लेने हैं, ठीक है जी। तो मैं एक फॉर्मूला बनाकर दिखा देती हूँ, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है मीथेन इथेन, तो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। हम अगर मान लो CnH2n+2, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना बेटा कोई भी चीज, तो पहले मैंने n मान लो सपोज 1 ले लिया, तो n जहां जहां पर भी है मैं उसकी जगह 1 लिख दूंगी। देखो जी,
इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि एल्केन का फर्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एल्कीन के फर्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एल्काइन के फर्स्ट मेंबर का, मतलब कि जहां पर N1 है तो वो फर्स्ट मेंबर हो गया, N2 है तो वो सेकंड मेंबर हो गया, N3 है तो वो थर्ड मेंबर हो गया। तो ये सारे आपको बनाकर देखने पड़ेंगे, तभी रट्टाफिकेशन काम में नहीं आएगा। जो हमारी एल्कीन और एल्काइन है उसमें जो सेकंड वाला मेंबर है वहीं से स्टार्टिंग की जाती है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला बनाकर देखोगे तो आप देखोगे कि वो फॉर्मूले बन के ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये बात आपको याद रखनी है कि इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो एथ से स्टार्ट होगा। अच्छा जी, अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर देखो क्या दे रखा है, होमोलोगो सीरीज आ गई है जी। हाइड्रोकार्बन जो है हम देख रहे हैं कि वो एक लंबी चेन बना रहे हैं, वो तो हमने पढ़ लिया जी। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले में पढ़ना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बेटा। इसमें ना थोड़ा आगे पीछे है तो मैं आपको ही बता देती हूँ। नोमेनक्लेचर आ गया जी यहाँ पर। यहाँ पर अच्छे से मेंशन नहीं है तो मैं बता रही हूँ। देखो जी, जो एल्केन है बेटा उनकी नेमिंग हमें फॉर्मूला तो बनाना आ गया कि फर्स्ट वाले मेंबर का फॉर्मूला CH4, सेकंड वाले का फॉर्मूला C2H6, थर्ड वाले का C3H8। तो मैं इनकी नेमिंग कैसे करूंगी। जो एल्केन होते हैं उसका फर्स्ट मेंबर है मेथ, सेकंड मेंबर है एथ, थर्ड मेंबर है प्रोप, फोर्थ मेंबर है ब्यूट। अब देखो वैसे हम इसको इंग्लिश में बट पढ़ते हैं। फिफ्थ मेंबर है पेंट, सिक्स मेंबर है हेक्स। वैसे तो काफी नंबर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बुक में केवल 6 नंबर तक ही दे रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं सातवें की बात करूं तो हेप्ट, वेयर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। अब क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं तो इसके आगे अगर मैंने ANE जोड़ दिया तो इसका क्या नाम हो जाएगा जी, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, इस तरह से। अब यही वाले जो नाम है ये आगे फिक्स है, मतलब कि फर्स्ट मेंबर का नाम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एथ है, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन मेथ, सेकंड हाइड्रोकार्बन एथ, थर्ड हाइड्रोकार्बन प्रोप, फोर्थ हाइड्रोकार्बन ब्यूट, फिफ्थ हाइड्रोकार्बन पेंट। अब अगर यहाँ पर हम एल्कीन की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा जी, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है। अब अगर मैं आइन की बात करूं एल्काइन तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो सिर्फ आपको ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट ये लर्न करने हैं। इसके बाद आपको और जनरल फॉर्मूला अगर आ गया तो हम लोग ये सारे नाम बना सकते हैं। ठीक है जी बेटा जी। तो एक बार मैं आपको एक सीरीज लिखकर दिखा देती हूँ। जैसे कि पहला मेंबर है CH4, दूसरा मेंबर हो गया C2H6, तीसरा मेंबर हो गया C3H8, फोर्थ मेंबर हो गया C4H10, फिफ्थ मेंबर हो गया C5H12, सिक्स मेंबर हो गया C6H14। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब अगर इसमें जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्ब हाइड्रोजन चेंज हो जाएगी, क्योंकि तो तब नाम हो जाएगा मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। क्लियर है जी। चलिए अब हमें एक चीज पढ़नी है बेटा, वो क्या, फंक्शनल ग्रुप। ये देखो फंक्शनल ग्रुप है। अभी हमने जो पढ़ा ना कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं बेसिकली जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उन हाइड्रोकार्बन में समटाइम्स क्या होता है कि एक एटम का ग्रुप आकर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उस हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज कर देता है सारी की सारी। अब इन ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर उनकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं को नाम दे दिया गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये है, और इनको हमें हमारी बुक में दे रखा है टेबल के फॉर्म में, ग्रीन से कलर का टेबल आपकी बुक में लर्न करना है। पहले वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम है हैलोजन ग्रुप, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। दूसरे वाले ग्रुप का नाम है एल्कोहल, तीसरे वाले का नाम है एल्डिहाइड, चौथे वाले का नाम है कीटोन, पांचवे का नाम है कार्बोक्सिलिक। ठीक है जी। तो देयर आर 5 फंक्शनल ग्रुप। अब इनका सिंबल भी मैं बता देती हूं। जो एल्कोहल है वो OH,
एल्डिहाइड होता है CHO, कीटोन होता है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। मतलब कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन थे, ये उन हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उनकी जगह इनमें से कोई सा भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, जैसे है मेरे पास ये, इसका नाम हमें पता है मीथेन, ठीक है। अब इस मीथेन में क्या है, 4 हाइड्रोजन है, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह OH, जो मेरा ये वाला फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल, तो अब ये वाला कंपाउंड बेटा क्या बन गया मेरा, मिथाइल एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब पहले वो एक हाइड्रोकार्बन था, अब वो एक एल्कोहल बन गया, सिर्फ एक OH के जुड़ने से इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप, ये ही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं, अब ये जो होमोलोगस सीरीज है, ये जो हाइड्रोकार्बन अभी हमने पढ़े थे ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इनके साथ जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए और फिर उसकी एक एक लंबी चेन बन जाए, मतलब कि सबके साथ OH जुड़ गया, सबके साथ CO जुड़ गया, सबके साथ COOH जुड़ गया, तो वो जो एक ऐसी सीरीज बनी, तभी भी उनमें क्या होगा जी, उनके बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा वो सेम सेम आएगा। तो इसकी डिफाइन आपको लर्न करनी है। A homologous series is a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain। सारे के सारे चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ता जा रहा है, तो ये हो गया मेरा होमोलोगस सीरीज, ठीक है जी। अभी जो होमोलोगस सीरीज है, इनके बीच में CH2 का डिफरेंस आता है, तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। अब मैंने आपको वो बनाकर दिखाए थे ना, नाम लिख के दिए थे उनके, हाँ जी, ये देखो। अगर बेटा मैं इन दोनों के बीच की बात करूं, अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं, अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन, इधर 6 है, इधर 4 है, हर दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आएगा। और अगर मैं CH2 का मोलिकुलर मास निकालती हूँ तो आता है 14U। इसका मतलब हर हाइड्रोकार्बन के बीच में यूनिट के हिसाब से 14 यूनिट मोलिकुलर मास का डिफरेंस आता है, और नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो CH2 का डिफरेंस आता है। अब जब ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ गए, तो तब मैं इन हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे पढ़ूंगी, इसके लिए कुछ रूल दे रखे हैं, नोमेनक्लेचर। तो ये रूल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े ना बेटा, या तो ये एज अ प्रीफिक्स इनका नाम पढ़ा जाएगा या एज अ सफिक्स जोड़ा जाएगा, ठीक है जी। तो इनमें से ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, ये वाले जो मेरे फंक्शनल ग्रुप थे, इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थिंग मैं आपको बता रही हूँ, ये वाले जो नीचे वाले हैं, अगर इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो इनका नाम एज अ सफिक्स पढ़ा जाएगा, मतलब कि पहले उस हाइड्रोकार्बन का नाम और बाद में इसका नाम। जबकि सिर्फ हेलोजन वाला ग्रुप ऐसा है कि ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो दोबारा से एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया मीथेन, अब अगर मान लो जी इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ गया जी हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में बेटा या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन भी हो सकती है, ठीक है। हटाएगी तो वो हमेशा पीछे वाले हाइड्रोजन को ही, लेकिन जब इसका नाम पढ़ेंगे ना, तो इसका नाम ऐसे पढ़ा जाएगा, क्लोरोमीथेन। जबकि इसका नाम हमने पढ़ा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है जी। तो एल्कोहल जो है बाद में लिखा हमने, पहले हमने इसका नाम लिखा जी, जबकि उसमें हमने पहले क्या किया, हेलोजन ग्रुप का नाम लिखा। तो सिर्फ एक यही छोटी सी बात है, ये याद रख लो, पूरी नहीं आप पार हो जाएगी। क्या, सिर्फ हेलोजन ग्रुप जुड़ना तो पीछे ही है, लेकिन नाम उसका पहले पढ़ा जाएगा, जबकि बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम बाद में पढ़े जाते हैं। अब इन फंक्शनल ग्रुप को कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए देखो एक टेबल है आपकी बुक में, ये अगर एल्कोहल कहीं पर जुड़ जाता है तो वहां पर, यहां पर ना थोड़ा, ये तो मैंने आपको बता दिया। एल्कोहल अगर कहीं पर जुड़ता है तो उसको पढ़ते हैं हम लोग, पेन चेंज कर लेती हूँ। एल्कोहल कहीं पर जुड़ गया तो ऑल पढ़ेंगे बेटा, केमिकल नेम में, मतलब कि एक
ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC, आपको मालूम ही है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो भी कोई चेंजेस आते हैं या कोई नया रूल फॉलो करवाना है तो ये IUPAC जो है वो डिसाइड करती है, मतलब कि IUPAC जो है अगर उसको परमिशन देती है तो ही उसको केमिस्ट्री में लागू किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जैसे बायोलॉजी में बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होते हैं, इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं IUPAC नेम। उन IUPAC नेम को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हैं। एक तो ये कि कौन सा ग्रुप सफिक्स या कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, साथ साथ में जब कोई फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ गया है तो उसकी अब प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे। अगर कोई अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे ओल। अगर कहीं पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑन। अब देखो वैसे हम इसको वन पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसको ऑन पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा जो मेंबर था वो था प्रोपेन। अब प्रोपेन में देखो जी, पहले अगर मैंने यहाँ पर ई लगाती तो प्रोपेन, लास्ट का यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ गया तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है जी। अब अगर कहीं पर एल्डिहाइड जुड़ जाता है तो हमने पढ़ा ऑन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, एक फंक्शनल ग्रुप था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि COOH होता है, तो पढ़ेंगे हम लोग ओइक। जैसे कि अगर प्रोपेन में ही कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर कीटोन का नहीं दे रखा है तो कीटोन का मैं बता रही हूँ। हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था जिसका नाम था कीटोन, जिसका सिंबल है CO। अगर ये जुड़ जाता है तो कीटोन में पढ़ा जाता, सॉरी इन्होंने ना ये उल्टा लिख दिया है, एल्डिहाइड में तो एल पढ़ा जाता है। ये मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा, इस वाले टेबल में ना बहुत गलतियां कर रखी हैं। ये कीटोन का था बेटा ओन वाला, ठीक है जी, कीटोन का। एल्डिहाइड CHO होता है और एल्डिहाइड को पढ़ा जाता है एल। तो एक बार मैं वापस से आपको बनाकर दिखा देती हूँ, स्पेस, चले इधर बनाकर दिखाती हूँ, दोबारा से बता रही हूँ बेटा प्लीज। एल्कोहल ग्रुप जुड़ा OL लगेगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा L लगेगा पीछे, कीटोन जुड़ा ओन लगेगा पीछे, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा तो ओइक लगेगा। जैसे कि अगर मैं मीथेन के साथ ही सारे जोड़कर दिखाती हूँ, तो अगर मीथेन के पीछे एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, फॉर्मूला बन गया इसका CH3OH। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग मीथेनॉल। कैसे, इसका नाम था मीथेन, ठीक है, तो इसमें ई को हमने हटा दिया, इसके साथ जुड़ गया ओल तो मीथेनॉल। ठीक है, इसके बाद अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया तो नाम हो जाएगा हमारा मीथेनल, कीटोन ग्रुप जुड़ गया मीथेनॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया मीथेनोइक एसिड। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब चलो, एक चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या, मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो है CHO और जो कीटोन ग्रुप है वो है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। जब कभी भी ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर आपको उसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए एक चीज दिमाग में रख लेना कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस कंपाउंड के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक कंपाउंड लिखकर बता रही हूं, ये, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 1 and 2 2। सेकंड नंबर पर कौन सा होता है, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो इथेनॉल। क्लियर। अब यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा, और ये कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हम क्या पढ़ते हैं एल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। क्लियर। तो इस तरह से करना है आपको, इसमें कंफ्यूज मत होना, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। IUPAC से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। अब एक चैप्टर, इस वाले चैप्टर का समझो कि एक पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे मेटल नॉन मेटल में पहले उनकी
फिजिकल और वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारा एक्सट्रैक्शन वाला एक न्यू कॉन्सेप्ट था। ठीक इसी तरह से अब एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, वो क्या कि ये जो हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है कंबशन। वो क्या है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जब हम उनको जलाते हैं तो उनको बर्न करने पर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है जी बेटा, ठीक है। जिसकी वजह से यही कारण है कि मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है बेटा, तो अब कंबशन का मतलब है कि जब कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो वो लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक फ्यूल की तरह से यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। देखो मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ कि अगर मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजिली विजिबल हो जाए। मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ जलाया, ठीक है। तो यहां पर बना मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। तो आप देखो जब कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा जी, हमारा हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होगी और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि जिसकी वजह से उनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अब जब हाइड्रोकार्बन्स को जला रहे हैं तो वहां पर किस तरीके की फ्लेम जनरेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा हम इनके देखते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े थे और अनसैचुरेटेड, वो दोनों कुछ अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। वो क्या कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे स्ट्रक्चरली जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड था, जब उनको जलाया जाता है तो उनके अंदर क्लीन ब्लू फ्लेम जनरेट होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो येलो सूटी फ्लेम देते हैं और ब्लैक कलर का स्मोक जनरेट होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कैसे डिफर करोगे, एक टेस्ट का नाम बताओ। तो बच्चे वहां पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लिखकर आ जाता है, बेटा वो तो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम उनका फ्लेम वाला लिख कर आएंगे कि जब हम उनको बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम जनरेट कर रहे हैं विदाउट एनी स्मोक, while unsaturated hydrocarbons produces yellow sooty flame with a black smoke। तो इसका एग्जांपल मैं आपको आपके ही घर से दे रही हूँ कि जो हमारे घर में एलपीजी गैस स्टोव है, जनरली उसके अंदर से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, कोई धुआं नहीं निकलता। लेकिन अगर हमारे उसके बर्नर ब्लॉक्स हो गए हैं, जैसे कि मम्मी ने बैंगन रोस्ट कर लिया या समटाइम चाय निकल गई, तो जो हमारे बर्नर के जो होल्स है अगर वो ब्लॉक हो गए हैं तो उस केस में क्या होगा, वहां से येलो कलर की फ्लेम निकलती है और साथ साथ में हमारे जो यूटेंसिल्स हैं उनका जो बॉटम है वो काला होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ क्योंकि एयर की प्रॉपर सप्लाई नहीं थी। इट मीन्स अब ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह से। चलिए अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन। हमें पता है कि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती ही होती है जब उनको जलाते हैं। बेसिकली इनके अंदर ना कोल एंड पेट्रोल में सल्फर और नाइट्रोजन भी होती है। तो जब इनको बर्न किया जाता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं जो कि मेन पोल्यूटेंट हैं। इनको लंबे समय तक अगर हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम जो है वो हो जाएंगी। अब बात करते हैं जी ऑक्सीडेशन नाम की केमिकल प्रॉपर्टी। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या कार्बन कंपाउंड जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर मैंने हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन किया तो मैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। हाउ कैन यू कन्वर्ट एन अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, इसके लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से जो सब्सटेंस काम करेंगे उनका यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, मुझे इथेनॉल को मुझे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिया इथेनॉल C2H5OH, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ CH3CH2OH। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम ही फॉर्मूला है। देखो बेटा, दो कार्बन हाइड्रोजन 5 और OH, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है
KMnO4 लेना है, या तो मुझे पोटेशियम परमैंगनेट लेना है जो कि एल्कलाइन हो, या फिर इसका सब्स्टिट्यूट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर आपको दोनों की नेचर लिखनी मैंडेटरी है, नेचर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एल्कलाइन, ठीक है, KMnO4, सॉरी के लिखना था, एल्कलाइन KMnO4, या फिर एसिडिफाइड क्या लिया जी मैंने, K2Cr2O7। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा एल्कोहल था ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर ये जो KMnO4 है, इन्होंने क्या किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद से रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, लेकिन इनिशियली इन्होंने क्या किया, इनिशियली इन्होंने इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दी। आपको ये ऑक्सीजन ऐड कर नहीं दिखानी है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। इसके बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन क्या है, एक्चुअली में एडिशन रिएक्शन कौन से हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बात दिमाग में रख लेना। अब इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाती है। अब हाइड्रोजन कम थे तभी तो वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, तो जब हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। और लेकिन ये होगा किसकी प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट यहाँ पर या तो निकेल या फिर पैलेडियम, PD। नाम याद रखना है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब उसको हीट किया जाएगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होकर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोजिनेशन भी है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो मेरा वेजिटेबल ऑयल है, जनरली जो वेजिटेबल ऑयल है ना बेटा, वो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। जब उसको हम लोग निकेल या पैलेडियम की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेजिटेबल घी जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये पता होना चाहिए कैटलिस्ट होते क्या चीज है। Catalysts are substances that change the rate of a reaction without being consumed themselves। जो रिएक्शन नहीं हो रही, किसी चीज को किसी में ऐड करना है, हटाना है, तो कैटलिस्ट जो है कुछ केमिकल है, कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम लोग कैटलिस्ट बोला जाता है। अब इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूट का मतलब भाई किसी के बदले कोई और आ गया जी। दिस रिएक्शन इज टिपिकल फॉर द अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने पहले ही पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में शो की जाती है। यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली अ नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप यूजुअली रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, स्टार्टिंग में हमने लिया एक हाइड्रोकार्बन मीथेन, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई, तो एक क्लोरीन इसकी जगह आ गई जी, तो बन गया CH3Cl। मतलब कि एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, प्लस HCl बन गया जी यहाँ पर, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। अब दोबारा से फिर मैंने दोबारा ये वाली रिएक्शन करवाई, अब मेरे पास सेकंड मटेरियल है, मैंने दोबारा अब लिया जी CH3Cl, फिर दोबारा से मैंने Cl2 लिया, सनलाइट लिया, तो मेरे पास बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। यही रिएक्शन जब मैं करवाती रहूंगी तो 1 by 1 हाइड्रोजन सारी की सारी रिप्लेस हो जाएगी और लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा CCl4। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूशन में चलती रहती है। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट से 5 मार्क का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। आप प्रीवियस 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख सकते हो।
यहाँ पर अब दो ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स का जिक्र है जो कि कमर्शियली यूज किए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनका कमर्शियल यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो को ही मेंशन किया गया है, तो हमें उन दो को ही बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नंबर 1 इज इथेनॉल एंड नंबर 2 इज इथेनोइक एसिड। तो अल्टरनेटिवली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार इथेनॉल से एक बार इथेनोइक एसिड से। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये मेरी बात दिमाग में रख लेना। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3CH2OH। इसको हम CH2H5OH भी लिख सकते हैं। अब इसकी स्टेट, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। ठीक है, पानी के अंदर हर प्रोपोर्शन में घुल जाता है, मतलब कि चाहे 99% एल्कोहल है, 1% वाटर तो भी घुल जाएगा, उल्टा कर दो तो भी घुल जाएगा। इसको कॉमनली हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। तो जनरली सोसाइटी में जो एल्कोहलिक ड्रिंक यूज की जाती है उनका मेन इंग्रेडिएंट है हमारा इथाइल एल्कोहल। अब इसके एप्लीकेशंस क्या किए हैं, एक तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा गुड सोलवेंट। हमें पता है कि वैसे तो जो वाटर है वो एक हमें पता है कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सोलवेंट है, लेकिन मेडिसिन वगैरह को बनाने के लिए इस एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है, आयोडीन को उसके अंदर घोलकर, जिसको कि हम लोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। कफ सिरप्स का एक मेन इंग्रेडिएंट है हमारा इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। इसके बाद हेल्थ वार्निंग, अगर हम डाइल्यूट इथेनॉल पीते हैं तो ड्रंकीनेस, मतलब कि हमें नशा हो जाता है। इनटेक ऑफ अ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, प्योर इथेनॉल को बेटा एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है, मतलब कि उसमें कुछ भी चीज एड ऑन नहीं है। तो अगर हमने उसको पी लिया तो कैन बी लेथल, हमारी डेथ भी हो सकती है, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप लोग डाइल्यूट इथेनॉल को यूज कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी पढ़ते हैं, दोनों ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोनों कार्बन कंपाउंड, इनकी दो दो तीन तीन रिएक्शन है बेटा। ठीक है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक और साथ में कोई भी एक रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन बनकर आता है 5 मार्क का। तो इसकी पहली रिएक्शन है हमारी इथेनॉल की विद सोडियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब की बार आपको पेपर में जरूर आने वाली है कि एल्कोहल जो है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। यहां पर बन गया हमारा सोडियम इथेनॉइड। लर्न करना है जी। दिस रिएक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। द अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सोडियम इथोक्साइड या सोडियम इथेनॉइड भी बोलते हैं इसको। ये लर्न कर लेना जी। क्या होता है यहाँ पर कि हमने अल्कोहल के अंदर एक राइस के ग्रेन के बराबर सोडियम का टुकड़ा डाला, एकदम से इतने ज्यादा एफरवेसेंस निकलते हैं, बहुत ज्यादा झाग निकलते हैं, और वो झाग किसकी वजह से थे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब दूसरा कि हाइड्रोकार्बन के साथ अगर रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो मेरा इथाइल अल्कोहल है इससे मुझे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेन करना है। तो क्या करेंगे हम, इस इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, तो उसके अंदर से वाटर निकल जाता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज इथीन, ये निकल कर आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना बेटा, इसकी वजह से क्या हुआ, अल्कोहल के अंदर से पानी बाहर निकल गया। इसका मतलब इस एसिड ने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से काम किया है। तो कई बार ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, या व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एंड प्रोडक्ट है इथीन एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हुआ। अब दूसरा हमारा जो कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसका नाम है इथेनोइक एसिड, इस इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है जी। कॉमन इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, IUPAC नेम है इसका इथेनोइक एसिड। और हम लोग आम भाषा में जो विनेगर यूज करते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, लेकिन एक्चुअल में विनेगर क्या है, तो विनेगर 5 to 8% सोल्यूशन है केवल एसिटिक एसिड का वाटर में, मतलब कि केवल 5 to 8% मेरे पास इथेनोइक एसिड है, बाकी सारा का सारा पानी। ठीक है,
तो वो जो मेरे पास सॉल्यूशन बना वो है विनेगर। तो आप सोचो कि विनेगर जो है वही हमें कितना सोर टेस्ट देता है। अगर मैं प्योर इथेनोइक एसिड को जी पर रख कर देखूं तो क्या ही हाल होगा मेरा। ठीक है जी बेटा। अब ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये जो विनेगर है इसको एज अ प्रिजर्वेटिव पिकल्स में यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपको कि एक ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ जो कि पिकल्स में प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज किया जाता है, इथेनोइक एसिड। और अगर ऑप्शन में आपको विनेगर दे रखा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। अब इस विनेगर सॉरी इस एसिटिक एसिड को ना ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ये कंफ्यूज करने वाला पार्ट है और यही क्वेश्चन में या फिर एक्सेप्शन रीजन में आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्योर इथेनोइक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है। ये क्या करता है, विंटर्स में ये फ्रीज हो जाता है बर्फ की तरह से, जैसे पानी जम जाता है ना बर्फ बन जाता है, ठीक इसी तरह से ये भी फ्रीज हो जाता है, बर्फ की तरह से देखने में लगता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार बोर्ड के एग्जाम में, और अगर इथेनोइक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है उसमें कि व्हाई इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना बेटा वो मिनरल एसिड के कंपैरेटिवली थोड़े कम वीक होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर शेयरिंग करके बॉन्ड से बने हुए हैं वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी सॉरी रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जनरली यहाँ पर क्या होना है कि जो हमारा इथेनॉल था उसकी इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी। देखो ये था मेरा इथेनॉल, इस इथेनॉल की अगर मैंने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी तो मेरे पास एक जो प्रोडक्ट बनकर आया ना, ये जो प्रोडक्ट है बेटा इसका नाम है एस्टर, और इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी सी होती है। देखो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एन अल्कोहल लाइक इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, लेकिन यहाँ पर एसिड का नाम नहीं लिखा हुआ, H2SO4 है वो लिखना है आपको। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लेना है हमको। ठीक है, तो एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर बन जाता है, इसीलिए इस वाली रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कितना सिंपल है, बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं इससे। अब ये देखो बना कैसे, तो मैं आपको एक वाली रिएक्शन ना बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ये चीज याद है H2SO4 है लेकिन कौन सा, डाइल्यूट। ठीक है, आपको ये चीज याद है कि यहाँ पर देखो एक तो पानी निकलता है, अब पानी मैंने निकाल दिया तो मतलब कि दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये OH। ठीक है जी, क्लियर। अब इन दोनों ने मिलकर पानी, पानी मेरा बाहर निकल गया, अब बचा कुछ आपस में जोड़ दो, CH3COO, और ये जो C2H5 था ये उस H की जगह आ गया। देखो जी CH3 मतलब कि C2H5। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है बेटा, बस खाम में आप एनसीईआरटी की बुक में जो है ना वो ऐसे RCR ऐसे कर करके दे रखे हैं तो आप लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हो, तो मत लर्न करो यार, आप ये सिंपल स्टार्टिंग से यही लर्न कर लो बस। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एस्टर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। और ये जो एस्टर्स हैं क्योंकि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसी वजह से इनका जो यूज है वो परफ्यूम्स कैंडीज वगैरह में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट एक रिएक्शन जिसका नाम है सपोनिफिकेशन। अब देखो देखने से कितना मुश्किल सा लग रहा है जी, वो क्या है, कुछ भी नहीं। ये जो एस्टर बना था ना मेरे पास यहाँ पर, अब मुझे क्या है क्योंकि ह्यूमन बींग आपको पता है उनके दिमाग में कोई ना कोई कीड़ा जो है वो कुलबुलाता रहता है। पहले तो जी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिलाकर एस्टर बना लिया, अब मुझे क्या जी, मुझे इस एस्टर से वापस अल्कोहल चाहिए वापस। ठीक है, तो क्या करूं जी मैं, इस एस्टर की रिएक्शन में NaOH के साथ अगर करवा दूं, एस्टर की रिएक्शन में NaOH के साथ करवा दूं तो क्या होगा जी, मेरा अल्कोहल अलग हो गया और जो बचा कुचा था वो बन गया मेरा सोप का मोलिक्यूल, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया सपोनिफिकेशन। तो देखो कितना सिंपल है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एस्टर को NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर इथेनॉल अलग हो जाता है। जब इथेनॉल अलग हो गया, देखो जी ये है मेरा इथेनॉल C2H5 और साथ में OH यहाँ से आ गया, तो ये पूरा बन गया मेरा इथेनॉल। अब ये Na जो है इसकी जगह आ जाएगा तो CH3COONA।
दिस इज द सोप मोलिक्यूल, क्योंकि ये सोप का मोलिक्यूल है इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया सपोनिफिकेशन। चलो जी, अब रिएक्शन विद अ बेस, अभी ऊपर हमने पढ़ा ही है इथेनोइक एसिड, क्योंकि भैया है तो एक एसिड ही ना, तो एसिड वाली प्रॉपर्टी तो शो करेगा, बेशक से वीक एसिड है। तो जब मैंने इसकी एक बेस के साथ रिएक्शन करवाई, और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर सोल्ट एंड वाटर बनता है। तो जो मेरा एसिटिक एसिड था, जब इसकी मैंने एक बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो पानी निकल गया, और मेरे पास ये बन गया जी सोडियम इथेनोएट। ठीक है, अब कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे, जो कि एसिड की मेटल कार्बोनेट और एसिड की मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवा रहे थे, क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, वाटर निकल रहा था, साथ साथ में मेटेलिक सॉल्ट। तो सिंपल रिएक्शन है बेटा, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप कैसे बने थे वो ऊपर हमने पढ़ लिया। अब ये है हमारी सोप की वर्किंग। सोप की वर्किंग समझने के लिए पहले हमें सोप का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि एक जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसके दो एंड होते हैं, उनको एक तो हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड बोला जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये CH3COONA, ये दो पार्ट है बीच में। ठीक है, तो इनमें से एक पार्ट है मेरा हाइड्रोफिलिक, एक पार्ट है मेरा हाइड्रोफोबिक। दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। आयनिक एंड इंटरेक्ट्स विद वाटर, हाइड्रोकार्बन टेल इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन। क्योंकि इसको लगता है पानी से डर, ये पानी से दूर दूर भागता है, तो ये हमेशा मैल की तरफ ही होगा, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डरना, और हाइड्रोफिलिक कि जो पानी में घुस जाए जी, अंदर फिल हो जाए जी उसके साथ। तो अब कैसे इसका अरेंजमेंट हमें पढ़ना है, ये चीज बस याद रख लो जी। व्हेन वाटर इज डिसॉल्व, व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ मिसल। तो ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रखा होगा आपको। ये देखो जी, एक्चुअल में क्या होता है कि जो सोप के मोलिक्यूल है ना, सोप का मोलिक्यूल ना बेटा देखने में कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। ठीक है, ये है उसका Na वाला पार्ट, और ये है उसका CH3COO वाला पार्ट। ये एक सोप का मॉलिक्यूल है। तो जब इनको डर्ट को निकालना है तो ये एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। वो कैसे कि ये बीच में है जी डर्ट, ठीक है, तो मैल को बीच में है। जैसे कि आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि अभिमन्यु को सारे कौरवों ने एक चक्रव्यूह बनाकर घेर लिया था, तो ठीक इसी तरह से सोप के जो मॉलिक्यूल है वो एक चक्रव्यूह बना लेते हैं। बीच में बेचारी आ गई हमारी मेल, डर्ट जिसको बोलते हैं, और डर्ट हमेशा ऑयली होती है नेचर में, इसीलिए जो CH3CO वाला पार्ट था वो अंदर की तरफ है, Na वाला पार्ट है जो बाहर की तरफ है। अब ये जो है CH3CO वाले पर जो पार्ट है, ये मैल को ऐसे खींच खींच के ले करेंगे पानी में। जब हमने पहले साबुन लगाया, पानी डाला, मैल निकल कर बाहर आ जाती है। तो कितना सिंपल प्रोसेस है। तो ये देख लो जी एक बार यहाँ पर क्लीनिंग एक्शन कैसे साबुन जो है वो साफ करता है। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन, जब तक वो मिसल की फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक वो साफ करने की एबिलिटी नहीं आती उनके अंदर। द ऑयल डर्ट और ग्रीस इज कलेक्टेड एंड ट्रैप्ड इनसाइड द हाइड्रोफिलिक सेंटर ऑफ द मिसल, जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, द मिसल स्टे सस्पेंडेड इन वाटर एज अ कोलाइड। अब जो मिसल है वो पानी के अंदर एक कोलाइड के फॉर्म में सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि आयन आयन रिपल्शन हो रहा है जी वहां पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, द dirt suspended in the missile is easily washed away. सोप सोल्यूशन अपीयर क्लाउडी, सोप के सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो मिसल्स हैं वो सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं, और सस्पेंडेड स्टेट में होने की वजह से वो हमें एक सस्पेंशन का लुक दे रहे हैं, सॉरी कोलाइड का लुक दे रहे हैं। ये इसका, अब आपके पास चॉइस है, या तो ये वाला बना देना डायग्राम या फिर ये वाला बना देना, आपकी मर्जी है, दोनों में बात एक ही दिखा रखी है। चलिए जी, अब यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आ गया है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। जो सोप है, मतलब कि हमें डिटर्जेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिवली काम नहीं करते। तो अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं
जहाँ पर कि सॉफ्ट वाटर अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स या वॉशिंग डिशेज़, उनके लिए क्या करना पड़ता है जी? हार्ड वाटर को यूज़ करना है। अब हार्ड वाटर वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सॉरी सोप हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिव नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बनाए गए डिटर्जेंट। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हार्ड वाटर क्या चीज़ है। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो साबुन के साथ अच्छे से लेदर फॉर्म नहीं कर पाता, झाग नहीं बनते। सोप रिएक्ट्स विद दीज सॉल्ट्स टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। तो जब कभी भी हम हार्ड वाटर, जैसे कि हमारा समर सीवर का पानी होता है ना बेटा, उसमें साबुन लगाते हो तो आप देखते हो कि पूरे फर्श पर एक व्हाइट व्हाइट सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस का नाम है स्कम। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग एंड रिड्यूसेस द क्लीनिंग इफेक्टिव। हम लोग क्या देखते हैं, जब हम समर सीवर के पानी से नहाए तो हमने, जैसे जनरली तो क्या है कि अगर सॉफ्ट वाटर से नहा रहे हैं तो पानी डाला, साबुन लगाया, झाग बन गए, काफी अच्छा फॉर्म क्रिएट हुआ, और हमने पानी डाला तो बिना रगड़े भी वो झाग निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो जो स्कम है ना वो हमारी स्किन के साथ चिपक जाता है, स्किन अभी भी हमारी ऐसी चिकनी चिकनी से लगती है, तो मुझे निकालना पड़ता है रगड़ रगड़ कर। तो अब इसको, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करा गया डिटर्जेंट्स को यूज करके। अब पहले तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर डिटर्जेंट्स, डिफाइन आपको लर्न करनी है। डिटर्जेंट्स आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स यूज्ड टू ओवरकम द हार्ड वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, क्या चीज है ये? दे आर जनरली सोडियम सोल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। वहां पर क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट थे सोप, ये सोडियम सोल्ट है, सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सोल्ट। ये बात सिर्फ याद रख लो, सोप आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जबकि जो डिटर्जेंट है वो लॉन्ग चेन है सोडियम या पोटेशियम की विद सल्फोनिक एसिड। बस, कार्बोक्सिलिक एसिड था वहां पर, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड है जी, इतना सा याद रखना है आपको। अब ये क्या करना है जी, ये जो डिटर्जेंट है ये दोनों जगह काम में आ जाता है, ये हार्ड वाटर के साथ और सॉल्ट वाटर दोनों के साथ अच्छे से काम कर लेता है। एक्शन इन हार्ड वाटर, इसके जो द चार्ज एंड्स ऑफ डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल। डिटर्जेंट क्या कर रहा है वहां पर, स्कम नहीं बना रहा, जिसकी वजह से डिटर्जेंट्स का यूज बेसिकली किया जाता है कपड़े धोने के लिए रूरल एरियाज में, क्योंकि साबुन से वहां पर कपड़े साफ नहीं होते, स्कम बन जाता है। अब तो बस बार बार यही बात आ रही है कि बेटा कई बच्चों को ना यही नहीं समझ में आता कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है, वो पानी हार्ड क्यों हो गया? जब पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्ट एक्सेसिव अमाउंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे पानी को बोला जाता है हार्ड वाटर। यूजेस डिटर्जेंट के, डिटर्जेंट्स आर कॉमनली यूज इन शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ। अब ये आपका चैप्टर हो गया है खत्म। तो देखो हमने सिर्फ 1 से 1.25 घंटे के अंदर अंदर अपना 8 से 10 मार्क्स वाला जो चैप्टर था वो प्रिपेयर कर लिया, तो है ना बेटा। अगर आपने पूरे साल नहीं अच्छे से पढ़ा तो अब बस थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, क्या करो जी, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना बीच में, केयरफुली। अरे यार आप 1.25 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना 8 से 10 नंबर के लिए, 10 नंबर कितने मायने रखते हैं। तो जहां आपके 8 से 10 नंबर बेटा पूरे पक्के हो रहे हैं, तो आप लोग अपना 1.25 घंटा 24 घंटे में से वहां पर देना, मुझे लगता है कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ऐसे ही और वन शॉर्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, और जिन्होंने बेटा ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। साथ साथ में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।